हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको अध्याय 1 जो हम कर रहे थे बच्चों, उसका आज मैं पार्ट 3 आपको कराऊंगा। हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में। अभी तक बच्चों इस वीडियो के हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने नवीन प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ा बच्चों। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, भारत में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, उसके साथ में बच्चों 5 प्रभावों को जब हमने पढ़ा था तो उसी के अंदर बच्चों हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। औपनिवेशिक अनुभव के बारे में, विऔद्योगिकरण के बारे में बच्चों, और भारत में बच्चों जो औद्योगिकरण हुआ था और उसका ह्रास कैसे हुआ था, पतन कैसे हुआ था, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि चाय की बागवानी जो अंग्रेज़ असम में कराते थे, तो चाय की बागवानी 1851 में बच्चों अंग्रेज़ लोग कराते थे। और कहाँ पे कराते थे बच्चों? असम में कराते थे। असम एक बच्चों विरल जनसंख्या वाला भाग था। वहाँ पे बच्चों जो बिहार था और झारखंड था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, वहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में असम आए थे बच्चों। और उस असम के चाय के बागान में उनसे काम कराया गया था। जो चाय का बागान था बच्चों, इसके मालिक कौन थे? अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने काम बच्चों ठेकेदारों को दे रखा है, और जो ठेकेदार थे वो बिहार झारखंड से मज़दूरों की भर्ती करते थे। मज़दूरों की भर्ती बच्चों परमिट के हिसाब से होता था। उनके साथ 4 साल का बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था, और उस चाय के बागान में उनसे बच्चों अमानवीय दशा में काम कराया जाता था। यानी वहाँ के जो नियम भी होते थे वो अलोकतांत्रिक थे। 10 से 12 घंटे बच्चों, कभी कभी डे और नाइट दोनों टाइम पे काम कराया जाता था। अंग्रेज का सिर्फ मेन उद्देश्य था बच्चों कि उनको लाभ अधिक से अधिक मिलना चाहिए, चाहे मज़दूरों के साथ कुछ भी हो जाए। मज़दूरों को बिल्कुल भी लाभ नहीं था बच्चों, और वो इस परमिट को तोड़ भी नहीं सकते थे। यदि आपसे पूछे बच्चों, जो भर्ती थी वो अमानवीय दशा में की गई थी, यानी लोकतांत्रिक नियम नहीं थे बच्चों वहाँ पे, और वहाँ पे उनको काम करना पड़ता था। बिहार और झारखंड और बच्चों जो असम है, उसकी जलवायु में भी बहुत अंतर है, जिससे जो मज़दूर होते थे वहाँ पे क्या है, कई सारी गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो जाते थे। तो बच्चों हमने पढ़ा कि भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव ब्रिटेन जैसा नहीं था, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण देर से आई थी। भारत में ना तो भारत में तो बच्चों क्या हुआ था, नगरों का ह्रास हो गया था, है ना। एग्जाम्पल के लिए चाय की बागवानी के लिए दूसरी जगह लेकर गए। ब्रिटिश सरकार जो है विवश करती थी बागवानी के लिए। चाय के बागानी के मालिक कौन थे बच्चों? ब्रिटिश प्रशासक थे। चाय बागान का सारा काम अंग्रेज़ों के स्वामित्व में होता था, और ये काम कौन करता था बच्चों? ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता था। अंग्रेज़ मालिक बागानों में कार्य करने वालों का शोषण करते थे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम का पालन कराते थे, और उनको बच्चों विवश कर दिया था उन नियम का पालन करने के लिए। उनके अनुसार बच्चों जो बागान मालिक को लाभ होना चाहिए था, चाहे दिन रात काम करना पड़े, इसीलिए 10 से 12 घंटे तक बच्चों मजदूर काम करते थे। अधिकतर जो चाय के बागान थे वो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में थे बच्चों, परंतु जो श्रमिक थे वो दूसरे राज्य से आए थे, जैसे झारखंड और बिहार से आते थे। 10 से 12 घंटे कार्य कर उनको कई सारी गंभीर बीमारियों से बच्चों पीड़ित हो जाते थे। यहाँ ठेकेदारों द्वारा नियुक्त जो होते थे वो अंग्रेज जो थे ठेकेदारों को नियुक्त करते थे, और ठेकेदार बच्चों मजदूरों को नियुक्त करते थे, और इनसे दयनीय दशा में काम कराया जाता था। उनसे समझौता 4 साल का करा लेते थे, उससे पहले वो समझौता तोड़ नहीं सकते थे बच्चों। लेकिन अगर पूछे जो चाय के बागान थे बच्चों, बागान के मालिक कौन थे बच्चों? अंग्रेज़ थे, और वो बंगलों में रहते थे, और वो अपनी मैम साहब के साथ बच्चों क्या था, अपने मैम साहब के साथ बंगले में आराम से ऐशो आराम के साथ रहते थे। भोग विलास की सभी चीज़ें उनके पास थी प्यारे बच्चों, और उनके बावर्ची थे, नौकर थे, मलमल का जो है घर बना रखा था बच्चों, बंगला था, तो ये सभी था। एग्ज़ाम में पूछता है कि बच्चों बागान के मालिक कौन थे? प्यारे बच्चों वो अंग्रेज़ थे। तो असम की चाय के बागान की कहानी थी बच्चों ये। आइए बच्चों एक बार ब्लैक पेपर इस पे ब्रेक शीट पे पढ़ लेते बच्चों। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों चाय की बागवानी के बारे में। चाय की बागवानी बच्चों किन्होंने कराई थी बच्चों? अंग्रेज़ों ने कराई थी, और 1851 में बच्चों कराया था। चाय की बागवानी कहाँ होती थी प्यारे बच्चों? असम में होती थी। लेकिन असम में क्या था? विरल जनसंख्या, यानी जनसंख्या बहुत कम थी। तो वहाँ पे बच्चों बिहार के लोग और झारखंड के लोगों को काम कराने के लिए लाया गया था।
काम कराने के लिए बच्चों जब लाए थे तो उनसे क्या कराया गया था, परमिट करा लिया गया था। और परमिट बच्चों ये 4 साल का परमिट था और इसे तोड़ नहीं सकते थे। 10 से 12 घंटे तक बच्चों उन मज़दूरों से काम कराया जाता था। साथ ही साथ में जो असम है ना, वहाँ की जलवायु अलग थी, जिससे मज़दूर गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते थे। उसके बाद में बच्चों जो मालिक थे वहाँ के बागान के, यदि पूछे मालिक कौन थे, मालिक बागान के बच्चों अंग्रेज़ थे, जो कि अपने मैम साहब के साथ में बच्चों क्या था, बंगले में रहते थे मैम साहब के साथ। और उनके पास बच्चों भोग विलास की सभी चीज़ें क्या थी, उपलब्ध थी। तो ये बच्चों था आपका असम के चाय के बागानों का टॉपिक था। अगला टॉपिक आता है बच्चों जो सेकंड लास्ट है, उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, यानी स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ। ये बच्चों मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसका नोट्स अभी मैं आपको पढ़ाकर बता दूंगा। नोट्स आपको बच्चों जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से बनाने हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। तो बच्चों आपको पता है कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ था। सबसे पहले कि हमारे वहाँ पे बच्चों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई थी प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में आई थी। और ये इंग्लैंड के लोग जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। पूंजीवादी मतलब कि समाज की संपत्ति पे कुछ ही लोगों का अधिकार होगा बच्चों, ये विकसित किया। और भारत में भी बच्चों इसका फ़ायदा हुआ कि भारत में कई सारी क्या हुई थी, स्वदेशी कंपनी भारत में आई थी, है ना, यातायात का विकास हुआ। और इसी से बच्चों जो भारत था उसकी औद्योगिक व्यवस्था का क्या हुआ था, जन्म हुआ। यानी भारत में औद्योगिक व्यवस्था अंग्रेज़ों की देन है। भारत में तो बच्चों 1947 के बाद कानूनन रूप से हमारे वहाँ पे क्या हुआ था, उद्योग लगे थे। लेकिन वास्तव में 1857 से पहले ही हमारे वहाँ पे कई सारे जूट के कारखाने लग गए थे, यानी हमारे वहाँ पे भाप शक्ति का इस्तेमाल होने लगा था। और औद्योगिकरण और नगरीकरण नगरीकरण बच्चों दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि कहीं पे प्यारे बच्चों औद्योगिकरण आता है यानी उद्योग और धंधे खुलते हैं, तो उसके साथ में बच्चों क्या आता है, नगरीकरण आता है। यानी ये दोनों परस्पर क्या है, जुड़ी हुई क्रिया हैं। जैसे औद्योगिकरण सबसे पहले प्यारे बच्चों कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। नगरीकरण उसी की राजधानी बच्चों लंदन में आया था। क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो भारत है, भारत में औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या थे। आखिर हमने बच्चों औद्योगिक नीति अपनाया क्यों था। तो उसका पहला उद्देश्य तो ये था कि बच्चों हमारे वहाँ पे क्या करना, उत्पादन में निरंतर वृद्धि बनाए रखना। यानी वृद्धि करना किसमें, उत्पादन में, ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लाभकारी बच्चों हम लोगों को क्या कर सकें, रोज़गार बढ़ाना, रोज़गार दे सकें, लाभकारी रोज़गार बढ़ाना, यानी लोगों को रोज़गार दे सके बच्चों। तीसरा हमारे वहाँ बच्चों जो मानव संसाधन है, उन मानव संसाधन का हम इष्टतम प्रयोग कर सकें। और चौथा आता है बच्चों कि इंटरनेशनल कंपटीशन कर सकें, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी हम कर सकें। इसीलिए भारत ने बच्चों औद्योगिकरण को अपनाया था। और भारत ने औद्योगिकरण को अपनाया तो स्वतंत्रता के समय बच्चों भारत में हमारे वहाँ पे औद्योगिक नीति आई थी। औद्योगिक नीति, यहाँ पे बच्चों मैं आपको 2 औद्योगिक नीति के बारे में बताऊँगा। एक 1948 की औद्योगिक नीति, एक 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में। 1948 की जो औद्योगिक नीति थी बच्चों, इसने कहा था कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। एक होता है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपने पढ़ा होगा बच्चों पॉलिटी में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने, अमेरिका ने अपनाया था, यूएसए का था, है ना। और जो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था था बच्चों, समाजवादी, वो किसका था, यूएसएसआर का था, यानी चीन का था। इन भारत ने इन दोनों को मिलाकर अपनाया, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1948 की औद्योगिक नीति से अपनाया था। 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी बच्चों, उसमें उसे भारत का प्यारे बच्चों आर्थिक संविधान भी कहते हैं। यानी 1956 की जो औद्योगिक नीति को हम आर्थिक संविधान कहते हैं बच्चों। और इसको बच्चों बाइबल भी कहा जाता है, यानी राज्य के पूंजीवाद का बाइबल भी कहा जाता है। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें हुआ क्या था बच्चों कि भारत में जो उद्योग थे उनको 3 श्रेणी में इसमें बांट दिया गया था। पहले का नाम था प्यारे बच्चों प्राथमिक श्रेणी। और इस प्राथमिक श्रेणी में ऐसे उद्योग आते थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही का ही नियंत्रण होगा। और इसमें 17 उद्योग थे। इस उद्योग में बच्चों जैसे आप मान लो रक्षा उद्योग है, परमाणु उद्योग है, बम बनाने का काम है, ऊर्जा, रेलवे, डाक, तार, यानी इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या करेगी, इन उद्योगों को खोल सकती है। दूसरे बच्चों
माध्यमिक उद्योग आता है। माध्यमिक उद्योग में टोटल 12 उद्योग शामिल किए गए थे, यानी जिसमें बच्चों जो मशीन टूल्स, रबड़, जल परिवहन आते हैं, इसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी बच्चों सरकार की होती है। तीसरा आता है बच्चों आपका तृतीय श्रेणी के उद्योग, तीसरे श्रेणी के उद्योग आते हैं, और ये तीसरी श्रेणी वाले बच्चों निजी क्षेत्र को दे दिए गए थे। तो औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 1956 में आई थी। 48 ने कहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, और 56 को आर्थिक संविधान कहते हैं, और इसको बाइबल भी कहा जाता है बच्चों। तो 1956 में आई थी, इसमें प्राथमिक श्रेणी थी, माध्यमिक श्रेणी थी और तृतीय श्रेणी थी। प्राथमिक श्रेणी में बच्चों 17 उद्योग थे, माध्यमिक में 12 थे। प्राथमिक में क्या है, केंद्र सरकार, इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार की होगी, राज्य सरकार की, और तृतीय में क्या था, निजी श्रेणी के उद्योग शामिल किए गए थे। साथ ही साथ में हमने क्या किया था बच्चों, भारत के औद्योगिक ढांचा का विकास करने के लिए भारत में बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाएं लाता कौन था बच्चों, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा निकाली गई थी। और ये योजना आयोग प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 को बना था। इसके इतिहास के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जो पंचवर्षीय योजना अगर पूछे बच्चों, कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी बच्चों। जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो सन 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना ख़त्म कर दी गई बच्चों। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर बच्चों 1956 तक थी, और ये इसका मेन मकसद था कृषि क्षेत्र का विकास करना। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी बच्चों 1956 से लेकर 1961 तक थी, और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो बच्चों औद्योगिकरण के ऊपर था, यानी उद्योग के बारे में था, है ना। तो ये आपको बात बच्चों क्या है ध्यान में रखना है। हमारे वहाँ बच्चों औद्योगिकरण लाने के लिए बहुत पहले से ही विचार था कि हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था कि अपने देश की सामान यूज़ करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हम औद्योगिकरण करना है। इसीलिए बच्चों हमने पुराने समय में हमने सोच लिया था, और सन 1938 में बच्चों हमने राष्ट्रीय योजना समिति बनाया था। इसका काम था बच्चों स्वतंत्र भारत के लिए नीतियाँ बनाना, परंतु ये बच्चों सफल नहीं हो पाई। बाद में 15 मार्च 1950 को प्यारे बच्चों हमने योजना आयोग बनाया, योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना समिति। इसके अध्यक्ष बच्चों, अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसके बच्चों संपादक कौन थे, KT शाह इसके संपादक थे। इसको ख़त्म कर दिया गया बच्चों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, इसको ख़त्म कर बच्चों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया बच्चों, नीति आयोग बनाया गया। तो ये भी आपको बच्चों याद करना है, क्वेश्चन आता है आपका कि राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक कौन थे, KT शाह थे। आइए बच्चों अब नोट्स में पढ़ते हैं हम। तो बच्चों हमारा टॉपिक था स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई और पूंजीवादी उत्पादन हुआ, स्वदेशी कंपनियां बच्चों भारत में आ गई, इससे भारत में औद्योगिक व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन 1947 के बाद में विधिवत रूप से हुआ। 1857 में ही हमारे वहाँ कई सारी जूट मिलें थी, भाप शक्ति थी बच्चों। लेकिन औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है, न्यू औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई। और औद्योगिकरण और नगरीकरण बच्चों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों भारत में औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये आपको लिखना है। पहला, उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना, लाभकारी योजना बनाना, मानव संसाधनों का प्रयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करना। ये मैंने ब्लैंक पेज पे आपको समझा दिया है। उसके बाद आता है बच्चों कि स्वतंत्रता के समय भारत में औद्योगिक नीति, 2 औद्योगिक नीति आई थी, एक 1948 में आई थी बच्चों, एक 1956 में आई थी। 48 में जो आई थी इसने कहा था हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, यानी समाजवादी और पूंजीवादी का मिस अपनाएंगे बच्चों, दोनों हम अपनाएंगे। औद्योगिक नीति 1956 में, इसे भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। राज्य के पूंजीवाद का बाइबल भी कहा जाता है बच्चों। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहले का नाम था बच्चों प्राथमिक श्रेणी, जिसमें 17 उद्योग थे जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। इसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक, तार, ये सभी बच्चों आते हैं। दूसरा माध्यमिक श्रेणी है जिसमें 12 उद्योग थे टोटल, मशीन टूल्स हो गए, रबड़, जल परिवहन, इन सब पे बच्चों जो है सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगी, बाकी निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं। तृतीय श्रेणी में निजी क्षेत्र के लिए बच्चों पूर्णतः खोल दिया गया था उद्योग।
साथ ही साथ में बच्चों तो पंचवर्षीय योजना आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग पे महत्व दिया था। प्रश्न आएगा बच्चों कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग को महत्व दिया था, दूसरे। और उपनिवेशवाद से पहले भारत एक खुशहाल देश था बच्चों, समृद्ध देश था। एक उपनिवेशवाद के बाद हम गरीब और शोषित हो गए थे। और उपनिवेशवाद क्या है बच्चों, जब एक देश दूसरे देश पे क्या करता है, कब्जा करता है, जिसमें एक देश ताकतवर होता है और दूसरा देश क्या होता है बच्चों, कमज़ोर होता है। इसी के कारण हमारे वहाँ राष्ट्रवादियों ने 1905 में प्यारे बच्चों स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन किसे कहते हैं, जब हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं बच्चों, से स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ये 1905 में चला था। इसका मकसद था बच्चों जो भारतीय उद्योग है उनका विकास करना, ताकि भारत के लोगों को फ़ायदा हो। गरीबी दूर करने के लिए आधुनिक विचार को अब अपनाना ही पड़ेगा। हमने कहा अब हमें तर्क, विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारी परंपरागत अर्थव्यवस्था थी उसको आधुनिक बनाने के लिए तर्क विज्ञान जरूरी था बच्चों। हमने योजना बनाई कि परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे और वैश्विक प्रतियोगिता के लिए बच्चों उद्योग की भी हमें स्थापना करनी पड़ेगी। इसीलिए 1948 में बच्चों और 1956 में औद्योगिक नीति लेकर आए। साथ ही साथ में बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 था, उसमें उद्योग पर हमने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और इसी के चलते बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों देश के कई भागों में बांधों का निर्माण किया। और बांधों को बच्चों आधुनिक भारत का मंदिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों खुशहाल आधुनिक भारत बनाने का सपना देखा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट होंगे, भीमकाय बांध होंगे और पावर स्टेशन होंगे। इसी का एक उदाहरण भाखड़ा नांगल बांध है। उसका एक नमूना है बच्चों, जिसको सैकड़ों इंजीनियरों ने, मजदूरों ने बनाया है मिलकर। कईयों ने तो बच्चों इसमें जानें गंवा दी, और ये पंजाब और हरियाणा में है। ऐसे ही बच्चों भारत और विकास करे, इसीलिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी अपनाने के लिए बच्चों भारत सरकार ने क्या किया, सन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई बच्चों। इसने 1939 से जो है काम करना चालू करा था राष्ट्रीय योजना समिति ने, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। और संपादक इसके कौन थे प्यारे बच्चों, के.टी. शाह थे। 1939 से काम किया था। उद्देश्य था बच्चों आज़ाद भारत के लिए योजना बनाने का। लेकिन क्या हुआ बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने नेता थे सभी को जेल में डाल दिया गया, तो ये सफल नहीं हो पाई। आगे चलकर जब हम आज़ाद हुए बच्चों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, जिसने राष्ट्रीय योजना समिति का स्थान ले लिया था। और इसने बच्चों पंचवर्षीय योजना लेकर आई थी। और आपको कमेंट कर कर बताना बच्चों कि हमारा वहाँ कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी। वर्तमान में बच्चों इसका नाम नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में काम कर रहा है। और कई सारे नए औद्योगिक शहर बने थे बच्चों उस टाइम पे, बोकारो, भिलाई और राउरकेला बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आता है बच्चों स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो नगरीकरण क्या होता है बच्चों जान लेते हैं। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण लोग गाँव से नगर में जाते हैं। भारत में बच्चों नगरीकरण बहुत ही कम है। सिर्फ 31% बच्चों जनसंख्या हमारी नगर में रहती है। 68% से ज़्यादा जनसंख्या बच्चों हमारी कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। इसलिए आज भी बच्चों भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। हमारे वहाँ अब बच्चों जो 10 लक्षीय नगर हैं, यानी जिनकी आबादी प्यारे बच्चों 10 लाख है। 2001 की जनगणना में वो 35 थे, लेकिन 2011 में बढ़कर बच्चों अब 53 जो है हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आता है बच्चों, और लास्ट टॉपिक है स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। तो स्वतंत्र भारत में नगरीकरण प्यारे बच्चों समाजशास्त्री M.S. राव ने कहा था कि 3 प्रकार का नगरीकरण हुआ था। जो भारत के गांव हैं अब नगर बनते चले जा रहे हैं, उनमें नगरीय प्रभाव आ रहा है। 3 प्रकार का नगरीय प्रभाव उन्होंने बताया था बच्चों। पहला, ऐसे गांव जहां से रोजगार, सपोज दैट ये एक गांव है बच्चों, रोजगार के लिए दूसरे गांव में चले जाते हैं तो यहाँ पे नगरीकरण आ जाता है। जैसे गुजरात से लोग विदेश में चले जाते हैं, तो पहला नगरीकरण गांव से लोग नगर कहीं पे जाते हैं रोजगार के लिए, तो वहाँ नगरीकरण आ जाता है। दूसरा बच्चों वे गांव जो औद्योगिक शहर के निकट है, जैसे बोकारो हो गया बच्चों, भिलाई हो गया, इन सभी के आसपास में जितने गांव विकसित होंगे ना, वो क्या होंगे, अपने आप में नगर बन जाएंगे। तीसरा आता है जितने भी जो भी महानगर के पास होते बच्चों, महानगर के उद्भव और विकास के साथ भी नगरीकरण आ जाता है, जिससे निकट के वे गांव प्रभावित होते हैं। जैसे बच्चों NCR बन गया, दिल्ली महानगर था, दिल्ली के आसपास में जो नोएडा गुड़गांव है वो अपने आप से हो गए। तो स्वतंत्र भारत में नगरीय प्रभाव आ रहा है 3 प्रकार से। किसने कहा? समाजशास्त्री M.S. राव ने।
उसके बाद बच्चों भारत में नगरीय जनसंख्या और नगर कस्बों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले एक टाइम तो बच्चों जब हमारे पास सिर्फ 2843 ही कस्बे थे और सिर्फ 17.29% लोग ही कहाँ रहते थे, नगरों में रहते थे। लेकिन आज बच्चों 31% लोग क्या है, नगरों में रहते हैं और 7935 हमारे पास क्या हो गए बच्चों, कस्बे हो गए। नगरों को बच्चों आगे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार स्मार्ट सिटी की अवधारणा लेकर आई है, जिसमें लक्ष्य रखा है 100 शहर को बच्चों शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा में, है ना, हर सभी चीज़ों में आधुनिक बनाना है। और स्मार्ट सिटी मिशन बच्चों सन 2015 में आई थी। तो ये आपका बच्चों एक चैप्टर था, उसका नाम था संरचनात्मक परिवर्तन। ये 3 पार्ट में बच्चों हमने कराया आपको। आपका रिस्पांस देखेंगे बच्चों, अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी, नोट्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपको सही लगा, तो आप बता देना बच्चों हमें कमेंट में, हम इसकी और भी आगे सीरीज़ लेकर आएंगे। आपका सहयोग रहा बच्चों, जब भी हम क्या करेंगे आगे और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और सोशलॉजी से रिलेटेड जो है सीरीज़ लेकर आएंगे, जिससे आपको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जो ये नोट्स हैं इनको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। वीडियो समझ में आए बच्चों चाहे नहीं आए, आपको 1-2 बार क्या करना है, नोट्स लिखना है और बार बार पढ़ना है। अपने आप बच्चों गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगर वीडियो आपको हमारी समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।